इसके पहले के वीडियो में बच्चों आपने अवलोकन क्या है, अवलोकन के क्या गुण हैं, अवलोकन के क्या दोष हैं, एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, यह सब बातें समझ ली हैं। आज हम समझेंगे अवलोकन के प्रकार को, है ना, जो कि आपके कोर्स में हैं और आते भी हैं परीक्षा में भी। तो अवलोकन जो है उसके क्या क्या प्रकार हैं यह देखते हैं। तो सबसे पहले अवलोकन को दो श्रेणी में बांटा जाता है, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। फिर से बता रही हूँ, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन नाम से ही समझ में आ रहा है, जब बहुत सारे लोग समूह मिलाकर किसी घटना का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा सामूहिक अवलोकन। लेकिन व्यक्तिगत अवलोकन की कई अन्य छोटी और श्रेणियों में व्यक्तिगत अवलोकन विभक्त है। तो व्यक्तिगत अवलोकन दो भागों में विभक्त होता है। पहले अनियंत्रित अवलोकन या जिसे साधारण अवलोकन भी कहते हैं, और दूसरा होता है व्यवस्थित अवलोकन या नियंत्रित अवलोकन। तो व्यक्तिगत अवलोकन पहले दो भागों में बटेगा, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। फिर अनियंत्रित अवलोकन जो है वो पुनः तीन श्रेणियों में बटेगा, सहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। तो हमारे कोर्स में जो है दोनों ही तरह के अवलोकन हैं। व्यक्तिगत अवलोकन को ही हमें जो है डिटेल में पूर्ण पढ़ना है। तो व्यक्तिगत अवलोकन के जो सबसे पहला पार्ट है नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन। सबसे पहले आज के अध्याय में हम यह समझते हैं। अगले अध्याय में हम सहभागी और असहभागी तथा अर्धसहभागी अवलोकन को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं व्यक्तिगत अवलोकन की जो दो भाग हैं, अनियंत्रित और नियंत्रित अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन या साधारण अवलोकन क्या होता है ना। तो अनियंत्रित अवलोकन ही अवलोकन का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं का ज्यों का त्यों उन पर बिना किसी प्रकार का नियंत्रण रखे निरीक्षण करता है, तथ्यों का आलेखन कर लेता है। पीवी यंग के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन परिस्थितियों का सतर्कता से निरीक्षण करते हैं और इसके अंतर्गत यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग या अवलोकित घटना की परिशुद्धता की जांच का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अवलोकन द्वारा वास्तविक जीवन परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है और यह अन्वेषणात्मक अध्ययनों में अधिक उपयोगी भी है। अनियंत्रित अवलोकन को साधारण अवलोकन, अव्यवस्थित अवलोकन, अनिर्देशित अवलोकन या अनौपचारिक अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया गया है। अनियंत्रित अवलोकन की तीन प्रमुख श्रेणियां होती हैं बच्चों, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्धसहभागी अवलोकन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे मैं आने वाले अध्यायों में जो है इन्हें विस्तृत रूप से समझाऊंगी। यदि अवलोकन प्रविधि को व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो अनियंत्रित अवलोकन ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे वास्तविक सामाजिक व्यवहार तथा घटनाओं का अध्ययन संभव होता है। यह परिस्थितियों का मौलिक रूप में निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करती है। मोजर और केल्टन ने पीवी यंग ने इसे परिशुद्ध अध्ययनों में उपयोगी बताया है। गुडे और हार्ट इसे उपकल्पनाओं के परीक्षण का एक महत्वपूर्ण यंत्र बताते हैं। परंतु कई बार अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता में झूठा आत्मविश्वास या अटूट विश्वास पैदा कर देता है। तब घटनाओं का व्यवहार की वास्तविकता को समझा जाता है, उसके गहराई से अध्ययन करने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इधर उधर की सूचनाएं भी कई बार इसमें एकत्रित हो जाती हैं, जिससे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है, काफ़ी समय भी लगता है और धन भी लग जाता है। इसे तुरंत लेखबद्ध नहीं किया जाता तो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हम भूल भी सकते हैं। तो अनियंत्रित अवलोकन जो है, जहाँ जितना सरल है उतना ही वह क्लिष्ट भी हो जाता है, क्योंकि घटनाएं हमें वैसी की वैसी ही याद नहीं रहती हैं। तो यह हुआ अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। घटनाओं का ज्यों का त्यों बिना किसी तरह का नियंत्रण रखे हम घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा है व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन।
व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन वास्तव में सरल अवलोकन का ही एक विस्तृत और विकसित रूप है, जिसमें सरल अवलोकन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। गुडे एम हार्ट का कहना है कि सरल अवलोकन केवल अन्वेषणात्मक अध्ययनों में ही अत्यधिक सहायक है और अनुसंधान की अंतिम अवस्थाओं में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तथा अनुसूची द्वारा सूचनाएं संकलित करके अवलोकन की पुष्टि करने की तथा अवलोकन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अनुभव करता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अनेक प्रकार की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। पूर्व निर्धारित योजनाओं एवं पूर्व निर्मित अभिलेख तैयार करके अवलोकन करना पड़ता है। इससे इसे पूर्व रचित या संरचित या पूर्व नियोजित अवलोकन भी कहा जाता है। पूर्व निर्मित योजना के अतिरिक्त वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग भी नियंत्रित अवलोकन में किया जाता है। लुंडबर्ग ने नियंत्रित अवलोकन की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। उनका कहना है कि अवलोकन की जाने वाली इकाइयों का लेखबद्ध सूचनाओं को सावधानीपूर्वक परिभाषित करना होता है। दूसरा है अवलोकन की दृष्टि से आंकड़ों का उपयुक्त होना। तीसरा है अवलोकन की परिस्थितियों जैसे उत्तरदाताओं, समय एवं स्थान का प्रमाणीकरण। और चौथा है मशीनी उपकरणों का प्रयोग। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है इस अवलोकन में। भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला घटनाओं पर नियंत्रण रखने में सहायता देती है, परंतु सामाजिक घटना का प्रयोगशाला में अध्ययन करना नियंत्रण रखना संभव ही नहीं है। अवलोकनकर्ता सूझबूझ, अनुभव एवं कुशलता के आधार पर घटनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु ऐसा लघु समुदाय के अनुसंधान में ही संभव है, बड़े अनुसंधानों में यह संभव नहीं है। दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अवलोकित घटनाओं की अपेक्षा स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। पीवी यंग, गुडे एम हार्ट आदि ने यही मत व्यक्त किया है। ऐसा पूर्व निश्चित योजना बनाकर, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स लेकर, मानचित्रों, फोटोग्राफ, पथ प्रदर्शिकाओं, अनुसूचियों, टेप रिकॉर्डर, कैमरे इत्यादि उपकरणों के प्रयोग के द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः इसमें उसे निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत रहकर ही अवलोकन का कार्य करना पड़ता है। नाम से ही समझ में आ रहा था बच्चों, अनियंत्रित घटनाओं को ज्यों का त्यों समझ लेना और नियंत्रित अवलोकन यानी जिसको कई सारी सीमाओं में बांध कर जब हम अवलोकन का कार्य करते हैं, कई सारी सीमाओं में बंध कर जब हम अवलोकन करते हैं तो वो कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। तो आपको नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन समझ में आ गया होगा। अब इनमें क्या अंतर है यह भी हम समझ लेते हैं। अंतर का बिंदु अगर हम लें तो है घटनाओं पर नियंत्रण, है ना। अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। फिर अनियंत्रित अवलोकन में हमें यंत्रों और उपकरणों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि नियंत्रित अवलोकनों में हमें यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग करना होता है। अनियंत्रित अवलोकन जो है स्वाभाविक होता है, वास्तविक व्यवहार एवं घटनाओं का अवलोकन इसके द्वारा संभव है, जबकि नियंत्रित अवलोकन जो है वह कृत्रिम होता है, क्योंकि इसमें अवलोकन अस्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन में कोई पूर्व निश्चित योजना नहीं बनाई जाती है, जबकि नियंत्रित अवलोकन में पूर्व निश्चित योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार अवलोकनकर्ता अपना कार्य करता है। फिर अवलोकनकर्ता का व्यवहार जो रहता है वो अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं होता, जबकि नियंत्रित अवलोकन का उद्देश्य पूर्व निश्चित होने के कारण अवलोकनकर्ता को निजी व्यवहार पर नियंत्रण रखना पड़ता है और उसे अनेक सीमाओं में रहकर ही अवलोकन करना होता है। अनियंत्रित अवलोकन की पुनरावृत्ति संभव नहीं होती है, जबकि नियंत्रित अवलोकन की पुनरावृत्ति संभव है। अगर हम विश्वसनीयता की बात करें बच्चों, या विश्वसनीयता के बिंदु पर इन दोनों में अंतर करें, तो अनियंत्रित अवलोकन क्रमबद्ध नहीं होता, इसलिए अवलोकनकर्ता की निजी रुचियाँ और दृष्टिकोण उसके अवलोकन को प्रभावित करती हैं।
जबकि नियंत्रित अवलोकन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है और इसलिए अवलोकनकर्ता के निजी गुणों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों का अवलोकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात की संभावना कम होती है। एक और बिंदु है जिसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, वो है उपयुक्तता, है ना। अनियंत्रित अवलोकन सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में सहायक है, जबकि नियंत्रित अवलोकन सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन में इसके द्वारा संभव नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों ही अवलोकनों में जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगले अध्याय में हम सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्धसहभागी अवलोकन को विस्तार से पढ़ेंगे। हम उनके गुण दोष भी देखेंगे। तो आपको नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन समझ में आ गया। अब अनियंत्रित अवलोकन के ही जो प्रकार हैं उन्हें हम अगले अध्याय में समझेंगे।